बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हम ये पांच पे सॉल्व करने जा रहे हैं ओ लेवल्स का, ये जो है हमारा मई जून 2020 है। ठीक है, आपका नया वाला जो वेरिएंट है जो कि वेरिएंट 21 है और 1 hour 45 minutes का आपका ये पेपर है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। यार एक दफा मौका देना ये लोग पेपर सॉल्व करने का ले जाके ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं और फिर बात करना स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनर से क्वेश्चन में क्या बात करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन में बोलता है एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया हमारे सामने। क्वेश्चन 1 मैंने देखा सबसे पहले, यार ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री, और मैं रिक्वायरमेंट में जाके देखा सब्सक्रिप्शन नजर आ रही है हमें और रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना है और फिर क्लब्स की बैंक स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, और उसके बाद फिर ओके, तो सबसे पहले पता है वो आपको क्या बोल रहा है। ये जो सवाल है ये स्टार्ट हुआ था एक जेड स्पोर्ट्स क्लब से, तो शुरू भी क्लब अकाउंट से हो रहा है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, तो हम पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि द जेड स्पोर्ट्स क्लब हैज अ शॉप विद सेल स्पोर्ट्सवेयर। ठीक है, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट्स टू द शॉप फॉर द ईयर एंडेड 29 ऑफ फरवरी 2020। सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले उसमें दे दी आपको ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर दे दी आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर दे दी आपको परचेजेस, और फिर आपको दे दिया मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप एक ऐसी परसेंटेज होती है जो अप्लाई की जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, जिससे अराइज होती है ग्रॉस प्रॉफिट। सही है। अच्छा, अब एग्जामिनर हमें रिक्वायरमेंट ए के अंदर बोलता है कैलकुलेट द शॉप सेल्स फॉर द ईयर। आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? शॉप सेल्स कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब हजारों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लें। तो हमें ये नहीं पता कि हमारे बिजनेस की सेल है तो है कितनी। ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर हमारे पास आ जाएंगी परचेजेस, फिर हमारे पास आ जाएगी लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है सवाल के अंदर 900 की, परचेजेस है 7600 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 970 की। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ कितनी आ रही है? 7530। अच्छा, हमें ये बात पता है कि अगर हम इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर 7530 के ऊपर अगर हम मार्कअप अप्लाई करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी अराइज हो जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 3012, और इसके बाद में हमारी सेल्स कितनी आ जाएंगी? दोनों को ऐड कर लो, 10542। तो ये हम लोगों ने अपनी टोटल सेल्स निकाल ली। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल सेल्स कैलकुलेट होके आ गई है। डन। तो ये हमारा पहला पार्ट तो खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे पार्ट के अंदर क्या बोलता है? आगे बोलता है ऑल द शॉप सेल्स एंड परचेजेस आर फॉर कैश। बोल रहा है ये जितनी भी ऊपर तुमने ये सेल्स करी है, ठीक है, और जितनी भी तुमने ये परचेजेस करी है, ये सारी किसके ऊपर है? कैश के ऊपर है। बोलता है ऑल द क्लब्स रिसीट्स आर पेड इनटू द बैंक, और बोल रहा है कि जितनी भी आपकी रिसीट्स है वो आप बैंक में जमा करवा देते हैं, यानी जो पैसा आपको सेल से आता होगा
वो सारा पैसा कहाँ जमा करवा देते हो, बैंक में जमा करवा देते हो। एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, और जो भी पेमेंट्स होती हैं वो चेक के थ्रू होती है। यानी कि इन शॉर्ट जो काम हो रहा होगा आपके बैंक अकाउंट से हो रहा होगा, जो पैसा आ रहा होगा वो भी तो कैश में है, वो भी बैंक में जमा हो जाएगा, और जो पेमेंट्स आपके पास से जाएंगी वो सारी चेक के थ्रू जाएंगी, यानी कि बैंक से पेमेंट निकलेगी। क्लियर। आगे बोलता है ऑन 1st of March 2019 द क्लब बैंक बैलेंस वाज ओवरड्रॉन बाय 845। बोलता है कि जब तुम्हारा साल शुरू हुआ था ना, जब तुम्हारा ओपनिंग था 1 मार्च 2019, क्योंकि ये हमें इन्होंने बोला था फरवरी 2020 की सेल्स निकालनी है, तो अगर फरवरी 2020 क्लोजिंग है तो ओपनिंग डेट क्या बनेगी, 1 मार्च 19। तो मैं इस बिहाफ के ऊपर बोल रहा हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंस है। डन। तो हमारे पास जो 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस था 2019 को बैंक का, वो 845 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि मेरे बैंक में नेगेटिव पैसा पड़ा था। हाँ, यानी मैं उल्टा, मुझे बैंक को उल्टे पैसे देने थे। आगे बोलता है इन एडिशन, अब देखो बोलता क्या है, इन एडिशन टू द शॉप सेल्स एंड परचेज, यानी कि शॉप और सेल्स के अलावा बोलता है द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 29 ऑफ फरवरी 2020। अब क्या हुआ, हुआ ये कि भाई सेल और परचेज तो हुई, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ काम हुए हैं। वो क्या काम हुए हैं, सबसे पहला काम देखो तो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव। कितना पैसा सब्सक्रिप्शन का मिला आपको, 11,400। फिर कंपटीशन फी रिसीव, ये भी आपको इनकम हुई, पैसा मिला। पेमेंट्स फॉर कंपटीशन प्राइजेस, पैसा गया। पेमेंट फॉर फिटिंग्स, पैसा गया। रेंट एंड इंश्योरेंस, पैसा गया। वेजेस फॉर शॉप असिस्टेंट, पैसा गया। तो उसने हमें बता दिया क्या क्या पैसा आया और क्या क्या पैसा गया। इसके अलावा जो ये मैंने ग्रीन से यहाँ पे रिकॉर्ड किया, इसके अलावा दो और तरीके के पैसे हैं जो आए और गए। एक सामान खरीदने का पैसा यानी कि परचेजेस, और एक सामान बेचने का पैसा यानी कि सेल्स। डन। अच्छा जी, अब वो आपसे बोलता है प्रिपेयर, मासूमान अंदाज में बोलना शुरू करता है। बोलता है प्रिपेयर करके दिखाओ रिसीट पेमेंट अकाउंट फॉर जेड स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 29 ऑफ फरवरी 2020। अब ये आपसे क्या मांग रहा है, एक बैंक अकाउंट बोल रहा है प्रिपेयर करने को। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो एक तरीके से ये आप कैश बुक बना रहे हो, लेकिन सिर्फ बैंक कॉलम। सही, कैश बुक में 3 कॉलम होते थे, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट्स का। यहाँ पे आप खाली कौन सा बनाओगे, यहाँ पे आप खाली बनाओगे बैंक का कॉलम। और बोलता है बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द डेट ऑन 1 मार्च 2020। आगे ब्रॉट डाउन भी शो करना मुझे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस अकाउंट को बनाना स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे पास 1 मार्च 2019 को हमारा कुछ बैलेंस था जो कि ओवरड्रॉन बैलेंस था, तो उसका बीडी इस साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। कितना बैलेंस था, 845 का रिकॉर्ड कर लो, 845। फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या पैसा आया तो हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि 29 बोला था, 28 फरवरी बोला, 29 फरवरी को जो जो पैसा आया वो रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो यार सेल्स का पैसा जो आपने बैंक में जमा करवाया, सही है, तो वो रिकॉर्ड कर लो। सेल्स का पैसा कितना आया, 10542। अच्छा, इसके अंदर इसने और सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था, तो अजम्पशन ये ली जा रही है, अजम्पशन ये ली जा रही है कि जितनी भी सेल्स हुई है वो सारी की सारी कैश की बेसिस के ऊपर ही हुई है, क्योंकि उसने क्रेडिट सेल्स का कोई जिक्र भी नहीं किया, और ना ही ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग मुझे नजर आ रहा है समाज के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। तो फिर और पैसा क्या आया हमारे पास, अब आप लोग बताएंगे। देखो आया सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितनी, 11,400। फिर और क्या आया, कंपटीशन फी जो आई है आपके पास बेटा, कितनी आई, 900। ओके, और कुछ आया, ठीक है, तो परचेजेस 20 फरवरी की, 20 फरवरी, पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं। अच्छा, तो परचेजेस पेमेंट हुई थी परचेजेस की चेक के थ्रू, कितने की, 7600। और बताओ कंपटीशन के कुछ प्राइजेस आपने दिए, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लेंगे।
कितने दिए? 390। उसके बाद परचेज ऑफ फिटिंग्स कितने की? ठीक है बेटा, फिर बताओ। रेंट एंड इंश्योरेंस गया पैसा, रेंट एंड इंश्योरेंस 4575। फिर बताओ। ठीक है, फिर वेजेस गई थी, तो वेजेस आपकी गई कितनी? 2000। और अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ इनका टोटल कौन सी साइड हैवियर आ रही है? अब डेबिट हैवियर आ रही है इस बार, यानी कि अब हमारा बैंक कम से कम पॉजिटिव तो पहुंच चुका। तो कितना डेबिट हैवियर है? 22,557, 22,857। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस सीडी। देखो कितना आ रहा है, 3447। और ये किस डेट का बैलेंस आएगा? 29 ऑफ फरवरी का। और यही बैलेंस अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा 1 ऑफ मार्च 2020 में, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो भी आ जाएगा हमारे पास 3447। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने रिसीविंग पेमेंट अकाउंट बना लिया। उसके बाद फिर आगे देखें अब क्या बोलता है। तो ये एक छोटा सा पेमेंट अकाउंट था। इसमें छोटी सी ट्रिक पता है क्या थी? वो ये थी कि बच्चा सेल और परचेज करना भूल जाता है इस अकाउंट के अंदर। सही है। हालांकि यार तुमने ये देखना है कि यार जो पैसा जहां आ रहा है वो वहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बोल रहा है यार पेमेंट्स कहाँ से कर रहे हो? बैंक से। तो परचेज करोगे भी तो बैंक से करोगे, है ना? और इसी तरीके से बाकी जो परचेज और जो सेल होगी, वो जो पैसा आया वो आपने कहाँ जमा करवा दिया था? बैंक अकाउंट के अंदर, वो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है। तो बच्चा बहुत से बहुत क्या करता, ये गलत करता और ये चीज ना रिकॉर्ड करता। कुछ बच्चे, कुछ, वरना ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब जो है वो बोलता है ओके, अब उसी सवाल के अंदर इसने टॉपिक चेंज करा और अब वो पहुंच गया जंप मार के अपनी जिंदगी में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं क्या एग्जाम में बात कर रहा है। सबसे पहले वो बोलता है The bank club statement at 29 February 2020 showed a positive balance of 7162। यानी बैंक क्या बोल रहा है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है? 7162। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है? इसको यार बात समझ आई? जब मसला ये आ गया कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमारा बैंक बैलेंस डिफरेंट है और बैंक ने जो स्टेटमेंट भेजी है उसके अंदर मसला डिफरेंट है, तो देयरफॉर अब क्या नीड पैदा हो जाती है? इसको रिकंसाइल करने की, ढूंढने की, मालूम करने की कि वजह क्या है। डन। तो हमारे पास ये एक बैलेंस है एज पर एडजस्टेड कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी आप चाहें, या अपडेटेड कैश बुक हमने ये अपडेट कर ली है। और उसके बाद फिर आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देना है। अब वो क्या बोलता है? ऑन कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक, क्या किया उसने? जो अभी मैंने कंपेयर करके तुम्हें दिखाया कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 7162 और कैश बुक का बैलेंस 344 जो भी आया था वो। सही है। द ट्रेजरर फाउंड द फॉलोइंग एरर। अब देखो भाई उसने क्या मालूम करा। सबसे पहले बोलता है कंपटीशन फीस 260 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। तो भाई एक मसला ये हो गया कि एक कंपटीशन फीस थी 260 की, जो कि अभी तक बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की थी। अब ये कंपटीशन फीस पैसा जमा करवाया था बैंक। अगर पैसा तुमने बैंक में जमा करवाया और बैंक में वो पैसा जमा नहीं हुआ तो हम इसको बोलते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ये क्या थे? ये हमने तो जमा करवा दिए, हाँ हमने तो जमा करवा दिए, लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हुए। बैंक ने अभी तक इनको क्रेडिट नहीं करा। बैंक में क्रेडिट करने का मतलब पैसा बढ़ना, बैंक में क्रेडिट होने का मतलब पैसा बढ़ना, और हमारी बुक्स में डेबिट होने का मतलब पैसा बढ़ना। ठीक है। अच्छा जी, तो पहला तो ये हो गया इसमें। फिर आगे बोलता है नंबर 2, a check paid for 25 for competition prizes has been charged twice by the bank। बैंक ने क्या कर लिया? 2 बार रिकॉर्ड कर लिया इस 25 को।
हालांकि कितनी बार रिकॉर्ड करना था, एक बार, यानी एक बार बैंक ने अपने पास से $25 माइनस करने थे, लेकिन उसने 2 बार माइनस कर लिए, तो यानी कि उसने ज्यादा माइनस किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे आ जाए तो आगे क्या है, आगे बोलता है नंबर 3, the payment for fittings 4,000 was made on 27th of February and had not been recorded on the bank statement। भाई हमने जो फिटिंग्स खरीदी थी उसका हमने चेक दिया था 4,000 का, वो 4,000 का जो मैंने चेक दिया था, जिस बंदे से मैंने खरीदा था, जिस सप्लायर से मैंने ये चीज खरीदी थी, वो बंदे ने अभी तक चेक ले जाके बैंक में शो ही नहीं किया होगा। तो जब वो शो ही नहीं करेगा तो बैंक ने उसको पैसे निकाल के दिए ही नहीं होंगे। अब मैंने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था कि 4,000 रुपए से बैंक क्रेडिट कर, तो मैंने अपने पास से तो बैंक 4,000 रुपए से निकाल दिया था, लेकिन बैंक को तो ये बात नहीं पता। बैंक को ये बात कब पता लगेगी, जब वो बंदा फिजिकली जाके या किसी को भेज के चेक भिजवाएगा जो मैंने उसको चेक दिया है। सही है, तो इसको हम बोलते हैं ये वो चेक है जो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और ये है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को आपको बोल रहा है कि भाई ये बना के दिखाओ, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जेड स्पोर्ट्स क्लब। तो यार अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर बनाना शुरू करें तो भाई हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको बैलेंस एज पर कैश बुक से, या फिर हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक में उल्टा सॉल्व करना है, एक में सीधा सॉल्व करना है, आपको आने दोनों तरीके चाहिए। सही है, अच्छा भाई हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस आप लोग देखने कितना आया था, 3447। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड अनप्रेजेंट चेक्स, और इसमें से लेस करते हैं अनक्रेडिट डिपॉजिट। तो अनप्रेजेंटेड चेक कौन से थे, कोई गिवन है आपको, कौन से थे, फिटिंग्स की पेमेंट। तो फिटिंग्स की पेमेंट थी कितने की, 4,000 रुपए की। ऐड करते हैं, टोटल बताएं कितना हो गया अब ये, 7447। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखो तो दो काम हुए थे, एक हमने पैसा जमा करवाया था लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ये किसके डिपॉजिट्स थे, कंपटीशन के थे ना। ठीक है, तो कंपटीशन के अनक्रेडिटेड डिपॉजिट की अमाउंट कितनी थी, देख लो, 260। अच्छा, एक और भी काम था, एक एडजस्टमेंट और थी जिसमें उसने क्या बोला हुआ था, बैंक ने क्या किया हुआ है, 25 रुपए ओवर चार्ज किया हुआ है। डन, तो आज हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, बैंक एरर के नाम से लिख देंगे बैंक एरर, और वो कितने का था, 25 का था। तो इन दोनों को माइनस करो तो अब आंसर बताओ कितना आ रहा, देखो कितना आ रहा है, 7162। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी यही है, इसका मतलब हम लोगों ने जो भी किया 7162 ये सही किया, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट आई है उसके बराबर हम बैलेंस ले रहे हैं। ठीक हो गया, सही है, आगे बात करते हैं। अब क्या बोलता है, पार्टी के अंदर पार्टी बोलना शुरू करता है, स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन अ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ये वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सारी रिसीट और सारी पेमेंट्स इंक्लूडेड होती है। ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स आर इंक्लूडेड। सही है, ऐसे ही होता है। और बताओ और क्या होता है, क्या
चलो लेकिन और बेहतर क्या हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। आगे ना सब लोग लिख लें अपने पास। और no adjustments for accrual and prepayments। accrual और prepayment की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बोलता था कि सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये क्या रिकॉर्ड करता है? ये सारी इनकम्स, ओनली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। दूसरा, इंक्लूड्स नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, होता है ना ऐसे, नॉन के कैश एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड होती है। सही है। एडजस्टमेंट्स फॉर accrual and prepayments are made। अच्छा, कोशिश करना ये डब्बों से बाहर ना निकलो। सही, इनके अंदर ही रहने की कोशिश करना। ये लाइंस एक्सीड ना करना। ये जैसे मैंने लेस पहले करके लिखा हुआ है ना, ऐसे कोशिश करना कि जहां से लाइन स्टार्ट हो रही थी ना, यहाँ से यहाँ लेस लिखते। सही है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन, हाँ, स्कैन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी एग्जामिनर को इससे कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम में ना पड़े तो देयरफॉर आप उस पेपर के बीच में ही रहे जहाँ पे उसने लाइन डाली हुई है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी। खैर, तो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। डन। कोई मसला? तो दो टॉपिक छेड़े उसने। अच्छा, दो टॉपिक में भी थी। पहला टॉपिक तो बच्चों वाला छेड़ा, जो एनपीओ है उसमें पूछा ही गया उसने। एक सेल्स निकलवाई आपसे मार्कअप का इस्तेमाल करके, और एक बैंक का अकाउंट बनवा लिया। अच्छा, वो बैंक अकाउंट जो उसने बनवाया, तो वो बनवाया इस वजह से कि वो फिर आगे जाके रिकंसिलिएशन में करवा सके आपसे। तो वो उस तरीके से सवाल आगे बैंक रिकंसिलिएशन में कन्वर्ट हुआ एंड आगे बढ़ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Amy provide the following balances from his books at 31st March 2020। एमी ने क्या करी है? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अच्छा, अभी एमी क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले देखते हैं। कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इक्विपमेंट एट कॉस्ट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल्स, सेल्स, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, carriage inwards, carriage on purchases, discount received, commission receivable, income, rent and insurance expense and office expense। तो ये तो एक नॉर्मल सा, इसमें कुछ ट्रायल बैलेंस टाइप की चीज मुझे बना के दी है। सही है। अभी आगे क्या बोलता है? प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एट 31st मार्च, शो द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके, इसका मतलब डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस की बात कर दी इसने आगे यहाँ पे। तो इसका मतलब टॉपिक कौन सा नजर आया मुझे? Errors and suspense accounts। तो एक क्विक रिवीजन दिमाग में आएगा फौरन मेरे, और फिर मैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया भाई पेपर में इसने मुझसे क्या पूछ लिया, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट पूछ लिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। अच्छा यार, अब ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे बार बार पेज पलटना पड़ेगा, तो आप लोग मुझे वैल्यूज बताते रहिएगा। सही है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। मेरा बेटा सबसे पहले कैपिटल गिवन है। ठीक है, कितना है कैपिटल? 10 369 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, ड्राइंग्स बताओ। 4000। ठीक है, इक्विपमेंट की कॉस्ट बताओ।
15,500 उसका प्रोविजन बताओ 3,100 ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेंट्री बताओ 1765, ट्रेड रिसीवेबल्स बताओ बेटा 1290, फिर बताओ 470, ओ सॉरी मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, 475 ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी। हाँ, ट्रेड पेबल्स बताओ 1600 के ट्रेड पेबल्स हैं। फिर सेल्स पे आ जाते हैं 31250, और बताइए परचेजेस 18330, परचेज रिटर्न्स 910, फिर बताओ कैरेज 640, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव 81, ठीक है, कमीशन रिसीवेबल 1500, और उसके बाद फिर रेंट इंश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद फिर ऑफिस एक्सपेंस 2425। अब हमें सस्पेंस अकाउंट का वैल्यू निकालना है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भाई दोनों साइड का टोटल क्या बन रहा है। तो दोनों साइड्स का टोटल पहले आप पेपर में निकाल लेंगे और पेंसिल साइड में लिख लेंगे। देखो टोटल कितना आ रहा है पहले तो मुझे ये बता दो। 49, और क्रेडिट साइड का 500 7, हाँ सब लोग कैलकुलेशन करोगे तो फिर सही रहेगा ना यार। तुम लोग अगर स्लो करोगे तो फिर ये सस्पेंस अकाउंट है। तो बस आगे बढ़े, क्या है ओके, ठीक है। तो जो हैवियर अमाउंट है वो दोनों साइड पे लिखते हैं, ठीक है। 50019, 50019 एंड 50019। तो भाई डेबिट साइड कितनी हल्की है, माइनस कर दो 369, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं 369। ये मेरा क्या आ गया 369 का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पता लग गया, ठीक है डन। आगे बात करें तो ये हम लोगों ने इसका ये वाला पार्ट तो कर लिया। अब ये बच्चों वाली चीज पूछी और 6 मार्क्स दिए इसके। चलो आगे बढ़ो। Amy later discovered several errors had been made in the accounting records। अब वो बोल रहा है कि कुछ एरर्स हुए हैं और बोलता है complete the table to show the entry required to correct each error, the first one has been completed as an example। अब हम लोग तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, सही है। तो अब पहली एंट्री में हुआ था no sales had been made for cash सेल्स, तो भाई एंट्री बनाई नहीं थी, बना लो। एरर ऑफ ओमिशन बनाओगे तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ये एंट्री बनेगी। आगे देखो आगे क्या होता है, बोलता है ऑफिस expense of 240 had been credited to the wages account, no debit entry had been made in the books। हाँ जी, आपने क्या करा है इसके अंदर, आपका हुआ क्या था। सबसे पहले तो आप ये देख लो यार, ऑफिस एक्सपेंस क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, और आपका बैंक क्रेडिट। इसने गलती से क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय वेजेस को क्रेडिट कर दिया। तो पहली बात वेजेस क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे वेजेस को डेबिट कर देंगे। असल में डेबिट क्या होना चाहिए था, तो ऑफिस एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं कितने से 240 से, और सस्पेंस अकाउंट में कितना रिकॉर्ड हो जाएगा 4, ठीक है। जो चीज क्रेडिट कर दी थी गलती से उसको डेबिट करके इफेक्ट नहीं कर दिया, और जो चीज रिकॉर्ड करनी थी डेबिट में वो रिकॉर्ड कर दिया। आगे क्या बोलता है देखो भाई, अगली चीज अगली ट्रांजैक्शन, the purchase journal total for March 2020 was 2165, this amount was incorrectly recorded in the purchase account as 2561। पहली बात आपने ये परचेजेस को आपने क्या कर दिया था, आपकी परचेज थी 2165 की, और आपने जो है इसको परचेज अकाउंट के अंदर कितना रिकॉर्ड कर लिया 26, तो भाई कितने से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, कितनी अमाउंट से हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है परचेजेस को, देखो 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
परचेजेस को कम कर देंगे, तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। नहीं, लाइनें देखे ना थोड़ा कंफ्यूज करा हुआ है, लेकिन खैर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो परचेज क्रेडिट हो जाएंगी कितने से, 486 से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 486 से। आगे आ जाओ, तो आगे क्या बोलता है, एन इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 375, ठीक है, had been correctly recorded in the cash book but no other entry had been made। वाह भाई, इंश्योरेंस हुई थी तो इंश्योरेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट होना चाहिए था। कैश को तो क्रेडिट कर दिया लेकिन इंश्योरेंस डेबिट नहीं किया, तो अब इंश्योरेंस डेबिट कर देंगे। डबल एंट्री इफेक्ट हो चुकी होगी, तो इंश्योरेंस डेबिट कितने से, 375 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 375 से। फिर उसके बाद आगे बोलता है, the purchase of equipment also was correctly recorded in the cash book but debited to the office expense account। यानी कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। आपने तो खरीदा था इक्विपमेंट, तो अब आप करेक्टिंग एंट्री क्या बनाओगे, इक्विपमेंट को डेबिट कर दोगे, और ये जो तुम्हारा ऑफिस एक्सपेंस था ये क्रेडिट हो जाएगा। परचेज में रिकॉर्ड नहीं किया, ऑफिस एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया है ना, तो ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 800, और 800 तो ये आपका 9 मार्क्स का, ये बकरियों वाला काम भी हो गया, सही है। तो ये 8 मार्क्स वो दे दिए, 9 मार्क्स ये दे दिए, इसने आगे बढ़ा एग्जाम में। तो अब उसने बोला सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा दो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो ये सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट बनाते हुए हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकाला था ना, कितना बैलेंस आ रहा था। अच्छा, बिजनेस की क्लोजिंग डेट पता है आपको क्या है, ऑन 31 मार्च 2020। तो यानी कि सस्पेंस अकाउंट भी किस दिन बनेगा, 31 मार्च 2020। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है, आप शॉर्ट करके नहीं लिखोगे। डिफरेंस कितना आ रहा था, 369। अब हम देखते हैं कि भाई सस्पेंस अकाउंट कौन कौन सी एंट्री है सस्पेंस अकाउंट को छेड़ी है। सबसे पहले पहली एंट्री, मेरा बेटा देखो पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, वेजेस और ऑफिस एक्सपेंस की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेजेस और ऑफिस एक्सपेंसेस कितने से, 240 और 240, ठीक है। ये भी अगेन रिकॉर्डिंग हो रही है 31 मार्च 2020 को। क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर और कौन सी एंट्री थी जिसमें सस्पेंस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई थी, एंट्री नंबर 3, जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। किसकी वजह से, परचेज की वजह से। तो डेबिट कर दो 486 से, 486 परचेजेस। फिर और भी कोई एंट्री बनी थी सस्पेंस अकाउंट की, यस, एक इंश्योरेंस वाली एंट्री थी। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया था 375 से, और किसकी वजह से, इंश्योरेंस की वजह से। तो रिकॉर्ड कर लो इंश्योरेंस 375। अब जरा देखो दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं या बैलेंस आ रहा है, अभी भी इक्वल हो रहा है। तो मोस्टली आपके सवालों में जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो इक्वल ही होता है, सही है। लेकिन वो जैसे हम लास्ट पास में क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो या तो स्पेसिमेन का पेपर था, देर उसमें ऐसा करा हुआ था, वरना मैंने पास पेपर को देखा नहीं है। ओल में वैसे होता है, अब जब आ गया तो मैंने आपको बता दिया, आ जाता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो भी बता दिया था, लेकिन वो आपकी काम की इतनी खास बातें थी नहीं पिछले वाले पेपर के अंदर, तो वो उस स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड। लेकिन अगर आ भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस हो जाए, सही है। हो सकता है कोई गलती ना निकाली हो। टोटल बताओ कितना आ रहा है, 855 और 855, ये आपके हो गए 9 मार्क्स, 8 मार्क्स और फिर ये 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपने 20 मार्क्स मार लिए पूरे सीधे सीधे जिंदगी में, सही है, खुश है, आगे बढ़े। लेकिन अब 2 क्वेश्चन अच्छे हो जाने की वजह से बच्चा क्या करता है, वो बोलता है अबे अपनी पेपर की ऐसी की तैसी, और आगे आगे बढ़वाना शुरू करता है, सही। स्टे डाउन टू अर्थ। आपको लगे भाई हाँ ये बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, 2-3 क्वेश्चन हमारे बैलेंस जा रहे हैं, अभी बाकी के 2 क्वेश्चन वो भड़ मारना शुरू होता है, नहीं मारना, डाउन टू अर्थ रहो, सही, मतलब कोई मसला नहीं, सही। आप ऐसे हो गया गलती से सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन का बैलेंस बैलेंस आ गया, सही, सो गए, ये होता है आम सा, आपकी जिंदगी में आम होना चाहिए, सही। तो आगे देखो, आगे क्या बोलता है, मिस्टर सी owns a manufacturing business which produces product S, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्ट S को बनाते हैं,
and provide the following information for the year ended 30 अप्रैल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सवाल को देखा, मैं नीचे आया, मैंने सवाल को देखा, सब कुछ मुझे नजर आ गया, तो आपको देख के कौन सा टॉपिक नजर आ रहा है? तो बस हेडिंग आके लिखो, दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग ले आओ, 3 अकाउंट्स बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से इसको पढ़ना शुरू करूंगा। बोलता है रेवेन्यू, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ finished goods, wages of factory operatives, royalties paid to the inventor of as product, royalties जो है आप डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। और फिर होता है फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, रेंट एंड रेट या रेंट एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट, फिर उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है, इन्वेंट्री भी आपको दी हुई है, तीनों की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स की, ठीक है। तो इसमें आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो आपको नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है? सब क्लियर है इसके अंदर सारी चीजें? आगे देखो, आगे क्या बोलता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सबसे आसान एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है सवालों के अंदर। बोलता है फैक्ट्री मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यार डेप्रिसिएशन निकाल ही लो ना हाथ के, यार फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट पता है? ओके, और उसकी पीएफडी कितनी है? ठीक है, तो नेटवर्क वैल्यू कितनी आ रही है पहले तो ये बता दो मुझे। 3, ठीक है बेटा, इस पे लगाओ 20%। 7, ठीक है, 7680 की आपकी इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे बोलता है नंबर 2, रेंट एंड इंश्योरेंस इज टू बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस। भाई इसमें तो बड़ा आसान काम कर दिया। क्या बोला कि भाई ये इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, इक्वली नहीं होता तो फिर क्या होता? कोई रेशो दे देता, कोई रेशो या फिर कोई फ्रैक्शन दे देता। अच्छा, फ्रैक्शन दे रेशो दे एक ही बात है, मतलब कुछ खास उससे फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसी बात क्यों है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि क्या रेट इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई अक्रूड या प्रीपेमेंट्स है। एक तो ये दिया हुआ है 28,000 रुपए का, कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट नहीं है। तो अक्रूवल या प्रीपेमेंट होता तो पहले उसको एडजस्ट करता, फिर स्प्लिट करता। स्प्लिट पहले करके बाद में एडजस्ट मत करने बैठ जाना प्लीज, सही है। अच्छा जी, तो इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने का मतलब इसको डिवाइड कर लेंगे किससे? वेरी गुड, गंदा आंसर आ रहा है। 14,000 की डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? फैक्ट्री में। बाकी 14,000 की डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? ऑफिस में। डन, क्लियर बेटा, ये वाली बात भी समझ आती है सबको? आगे बात करूं? अच्छा जी, आगे बोलता है द एनुअल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर इज 28,500। तो भाई इसकी एनुअल सैलरी इन्होंने दे दी, तो ये तो सैलरी है, मतलब ये एक्सपेंस है आपको। बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश्ड गुड्स की। अच्छा, ये सुपरवाइजर की सैलरी ओवरहेड है या प्राइम कॉस्ट का पार्ट है? ओवर, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें कोई खास बात नहीं तो मैंने बोला खुद ही एक सवाल पूछ लो। अच्छा जी, लॉल, ये तो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो, अजीब ही। चलो भाई आओ जल्दी से बात। देखो भाई, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाओगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले बोलेंगे नम 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 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब वैल्यूज आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। अब इतने पक्के तो हो गए हो ना, कम से कम वैल्यूज देख के बता सकोगे। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी की? 3,100, ठीक है। उसके बाद फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 46, ठीक है। उसके बाद फिर और देखो कोई कैरेजेस वगैरह लगे हैं आपके रॉ मटेरियल के ऊपर? कोई कैरेज था? कैरेज ऑन रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज नहीं है सवाल में? नहीं है, चलो तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ये वाला मैंने मटेरियल एमएटी लिखा है तो इसमें मेरा मार्क कट सकता है, सही है। कितना?
3000 है, ठीक है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू भी निकाल लो अब, फिर से बताओ बेटा। 46620। अच्छा बेटा, फिर अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये हमारे पास क्या चीज पता लग गई, डायरेक्ट मटेरियल पता लग गया, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो डायरेक्ट लेबर, कोई डायरेक्ट लेबर मुझे गिवन है सवाल के अंदर? हाँ जी, देखिए दी हुई है आपको, कहा दी हुई है? ओके, ये रही वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव्स। तो ये फैक्ट्री ऑपरेटिव्स कौन होते हैं? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर है, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डायरेक्ट लेबर यहाँ पे लिखेंगे एड डायरेक्ट वेजेस। कितना अमाउंट है मेरा बेटा, कोई देख के बताओ? 38 टू, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो फिर आ जाएगा एड रॉयल्टीज, है ना। रॉयल्टीज क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा है आपको? रॉयल्टीज, स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन, लाइसेंस फी, सही है। तो ये आपके जो मेन जो जो आपको देगा सवाल में, तो भाई वो कितना है? 76। तो अब प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं, 92560। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? प्राइम कॉस्ट। फिर अब मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट हेडिंग एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। भाई फैक्ट्री ओवरहेड जब हम लिखेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड हम देखना शुरू कर देते हैं। देखो क्या तुम लोग मुझे देख देख के बता सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से हैं? देखो भाई, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जनरल एक्सपेंस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग है? नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस। कितने के हैं? 4500। ओके बेटा। फिर उसके बाद आगे देखो और क्या दिया हुआ है आपको। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, कोई अक्रूड प्रीपेड तो नहीं है इसका? तो कितना है फिर बताओ? 53। फिर बताओ और क्या है? फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर हमने लिख लिया। फिर रेंट एंड इंश्योरेंस, तो रेंट एंड इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस भाई कितना आएगा? फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, 14,000 लिख देंगे। और बताओ और क्या है? सही है, सुपरवाइजर की तनख्वाह भी थी, है ना, तो वो भी लिख लेते हैं पहले। इनडायरेक्ट लेबर जो कि थी हमारे पास सुपरवाइजर सैलरी 27,000, 28,500, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितना है? डेप्रिसिएशन हमने भी, ठीक है। और बताओ और कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है इसमें? और कोई एक्सपेंस था या नहीं था? नहीं था, तो इनका टोटल निकाल लो। और तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कितना? 600, 600, ऐसे। ओके, ऐड कर दो इसको प्राइम कॉस्ट में। 152565। अच्छा जी, उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस था हमारे पास सवाल में। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों था वर्क इन प्रोग्रेस। यस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी है, ठीक है। तो अच्छा, इसका तरीका देखो, हमेशा याद रखना, पेपर में गलती मत करना कि इन दोनों को आपस में नेट करके एक साथ लिख दो। आपको दोनों मेंशन करने जरूरी है। पहले आप लिखोगे एड ओपनिंग WIP, आप पूरा लिखेंगे। और फिर परचेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं सवाल में, तो हम क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग बताओ मेरा बेटा? 5,400। और क्लोजिंग 55
90 यानी कि इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस आया है हमारे पास। कितना आया है? 19। ठीक है, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 152,375। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देख लो बेटा इसको पूरा। ये आपका बन गया एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये इसने ये आपको मुफ्त के 10 मार्क्स भी दे दिया। और सही है। देखो क्लियर है ना? डन। आगे बात कर सकता हूँ? चलो आगे बात करते हैं। अब क्या बोलता है? 4 मार्क्स के लिए एक और एग्जामिनर का शाहकार बोलता है, प्रिपेयर मिस्टर सी इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल के दिखाना है। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल्स से, है ना? तो सेल्स बताओ। ये मैंने सेल्स यानी कि रेवेन्यू, यानी कि कितना? 2। देखो मैंने सही लिखा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी आएगी? फिनिश्ड गुड्स। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ FG। ठीक है, कितना है ओपनिंग इन्वेंट्री? ठीक है, 8220। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी? 152। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ परचेज भी की थी ना? परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना? 59,000। ठीक है, उसके बाद फिर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 7,885। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है? ये 211710। ठीक है, तो इसका जरा वो निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 42290। इसको हम क्या बोल देंगे? ग्रॉस। क्लियर? डन। देख लो भाई, ये भी बन गया आपका। कोई सवाल? आगे बढ़े? ओके। ठीक है भाई, ट्रेडिंग सेक्शन है, वो मार्क्स आपको यहीं तक मिलेगा, इसके नीचे कहीं मत देगा। सही है, आगे बढ़े भाई। क्या है, 2 मार्क्स के लिए अगली कोई कहानी कर रहा है। पार्ट्स कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग टिक, ओके, इन द करेक्ट कॉलम। ये उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, टिक मारना लेकिन करेक्ट कॉलम में मारना। सही है, इनकरेक्ट कॉलम में टिक नहीं मारना। सही। टू इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस would increase or decrease Mr. C's gross margin। वो बोल रहा है कि आपके ग्रॉस मार्जिन इनकी वजूहात की वजह से बढ़ेगा या कम होगा। अच्छा जी, सबसे पहले बोलता है इंक्रीज वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। यार फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सही है, तो इस पे ग्रॉस मार्जिन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा। पड़ेगा तो क्यों? क्योंकि कॉस्ट में तो कैलकुलेट हो रहा है ना, वो एट दी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट में तो कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? ये ग्रॉस मार्जिन मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज बना रहे हो उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा या कम प्रॉफिट होगा? कम हो जाएगा। इंक्रीज वेरियस करोगे तो डिक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा ना आपकी जिंदगी के अंदर। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट्स घटे। ठीक है, रिड्यूस ट्रेड डिस्काउंट्स अलाउड टू कस्टमर्स।
कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट देना कम कर दीजिए, तो उससे क्या होंगे, आपके ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेल्स बढ़ जाएगी। सही है, पहले मैं बोलता था चल यार 800 में ले जा कोई मसला नहीं, आज मैं बोल रहा हूँ नहीं 1000 से कम में नहीं दूंगा, सेल्स बढ़ गई। बात समझ आई? अब इसमें हमने ये नहीं सोचना कि कस्टमर मना कर दे लेने से, भाई हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो सेल पे फर्क पड़ेगा, मार्जिन में फर्क पड़ेगा, यस उस पर पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि भाई वो भाग जाए या मना करे, नहीं ले, क्यों नहीं लेगा, वो भी लेंगे। चलो भाई आगे बात करें, क्लियर है यहाँ तक? डन। अब क्या बोलता है, अब बोल रहा है Mr. C is considering converting her sole trader business into limited company. Very good. बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, ऐसा उन्हें करना चाहिए, ठीक है? Because यार इतनी देर से मैं मिस्टर सी बोल रहा था, बट ये तो because she thinks that this will make it easier for her to obtain finance for the future expenses. सही? तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये चाह रहे हैं कि भाई ये अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लें, और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद इनको आसानी हो जाएगी इन चीजों के अंदर, फाइनेंस को ऑब्टेन करने के अंदर वो और अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के अंदर। ये बात में कोई शक तो नहीं है, क्योंकि जब आप कंपनी के अंदर अपने बिजनेस को फॉर्म कर लेते हो तो फाइनेंस मिलना आसान हो जाता है रिलेटिव। सही है, और जरूरी नहीं है कि फाइनेंस जो है वो सिर्फ आप क्या कहते हैं बैंक के थ्रू ले सके। सही है, और भी तरीके हैं पैसा उठाने के, मार्केट से आप शेयर इशू कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सपेंशन पे आप जा सकते हैं। होता है एडवाइस कर रही है आपने, अब एडवाइस देखते हैं। एडवाइस मिस सी whether or not she should convert her business to a limited company in order to obtain finance. Justify your answer by providing the advantages and disadvantages. देखो यार, सबसे पहली चीज ये एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। सही है, सबसे पहली बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो वो जब अगर कंपनी में कन्वर्जन कर लेता है अपने बिजनेस को, तो वो शेयर इशू करके फाइनेंस रेज कर सकता है और बैंक लोन लेना उसके लिए आसान हो जाएगा। और बैंक लोन जब वो लेगा तो कोई हो सकता है कोलैटरल ना रखवाना पड़े, यानी कि कोई चीज गिरवी ना रखवानी पड़े, उसको लागू तरीके से एक अनसिक्योर लोन मिल सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो शेयर्स इशू करे, और शेयर इशू करने के बाद वो क्या कर लेगा, फाइनेंस को रेज कर लेगा। एक और तरीका हो सकता है। उसके बाद अच्छा, इसने तो और यही पूछा था हमसे कि ये करना क्या चाह रहा है, फाइनेंस रेज और एक्सपेंशन करना चाह रहा है। सही है, वरना और भी एडवांटेजेस है। और एडवांटेज उसको ये मिल जाएगा कि उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहेगी, उसकी लायबिलिटी सेफ हो जाएगी, यानी कि जो मिस्सी है उनके पर्सनल एसेट्स सेफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया। नुकसानात क्या क्या है कंपनी होने के, तो कंपनी होने के नुकसानात क्या होने चाहिए? इक्विटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपकी जो बिजनेस में कंट्रोल है, नए डायरेक्टर आ सकते हैं, इक्विटी आप लूज कर सकते हैं। एक ये डिसएडवांटेज नजर आता है। सीक्रेसी बिजनेस की नहीं रहेगी, अपने अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा उसको, पर लेकिन एक और चीज ये है कि हम लोग ने रहना किसके ऊपर है, हमने इसके ऊपर रहना है कि वो क्या करना चाह रही थी, वो फाइनेंस के ऊपर बात करना चाह रही थी और ग्रोथ के ऊपर बात करना चाह रही थी। तो हम अगर फाइनेंस के ऊपर रह के कोई डिसएडवांटेज सोचे सोल ट्रेडर का, तो क्या है सोल ट्रेडर का डिसएडवांटेज ये कि अगर ये सी सोल ट्रेडर होते हुए कोई लोन एक्वायर करती है और इसकी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाती, तो उसके पर्सनल एसेट्स स्टेक पे आ चुके होते बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। सही है, हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एडवाइस करूँ तो मैं उसको ये बोलूंगा कि हाँ यार, ये बहुत बेहतर है कि आपका बिजनेस जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक बड़ा काम बनेगा इन फ्यूचर जाके। तो जो बड़ा काम बनने वाला है इन फ्यूचर के अंदर, आप उसको कंपनी में आज ही कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा फायदा है। तो इसको कन्वर्ट तो कर लेना चाहिए। सही है, अब इसने 4 मार्क्स के लिए बात करी है, हम क्या करते हैं, हम मार्केट स्कीम भी खोल के एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3। ठीक है, चलो ओके। तो इसके जरा पढ़ लेते हैं। 3D है ना, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। बोलता है अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सच एज सीज व्हिच रिक्वायर मशीनरी एज वेल एज प्रीमिसेस वुड यूजुअली ऑपरेट एज अ लिमिटेड कंपनी। सही, उसने ये बात शुरू में ऐसे बात करना है स्टार्ट कर। बोलता है C would be able to raise some money by issuing shares. Yes, अगर वो कंपनी फॉर्म करती है तो शेयर इशू करके पैसा उठा सकती है। It may be easier for C to obtain finance from
proposed expansion if the business is a limited liability? Yes, बैंक लोन लेना आसान हो जाता है अगर आपकी कंपनी एक है. बोलता है if C converts the business to a limited company, her personal assets will be safer. Yes, उसके जो personal asset है वो safe हो जाएंगे क्योंकि जो कंपनी होती है उसकी एक limited liabilities होती है, ओनर की personal belongings नहीं पहुंचते हैं. If C continues to manufacture as a sole trader, the lender would take her personal asset if asset of the business were insufficient to cover any loans. देखो अब इसने disadvantage बहुत सारे थे. आप लोग बोल रहे थे secrecy नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, वो रहेगी. Yes, but मैंने आपसे बोला था बात करो valid. वैलिड क्या थी? वो चाह क्या रहा था? वो फाइनेंस चाह रहा था ना. तो बोला था फाइनेंस पे बात करते हुए मुझे कोई डिसएडवांटेज. तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप लोन पे ऑफ नहीं कर पाओगे तो उसके जो पर्सनल एसेट है वो स्टेक के ऊपर आ जाएंगे और वो बिक सकते हैं. बात समझ? अच्छा, इसके अलावा फिर उसके बाद आप आगे और पॉइंट लिख सकते हो, सीक्रेसी नहीं रहेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो आपकी इक्विटी है वो आप लूज कर दोगे. सही है, ये सारे डिसएडवांटेजेस तो है, लेकिन वो आपसे क्या मांग रहा था वो हमेशा पहचाना करो. उसने बोला था वो चाह क्या रही है? फाइनेंस रेज करना चाह रही है एक्सपेंशन के लिए. तो आप डिसएडवांटेज बनाओगे अगर वो कंपनी में रहते हैं फाइनेंस रेज करे या सोल ट्रेडर में रहते हैं फाइनेंस रेज करे. तब क्लियर बात समझ आती है. तो ये जो चीजें होती है ना, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है पेपर के टाइम पे, क्योंकि हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज के पता होंगे, लेकिन रिलेशन जितना ज्यादा करके, जितना करीब करके रिलेशन शो करोगे आंसर के अंदर, उतना ज्यादा चांस है कि आपको एग्जामिनर फायदा पहुंचा दे इस चीज का. तो पहले उसने शुरू में ही बता दिया कि भाई उसे क्या करना चाहिए, वरना आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के फिर बोलते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सी को कंपनी फॉर्म कर लेनी चाहिए. अच्छी बात है, मर्जी है, बाद में लिख दो या पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं है. अच्छा भाई, फिर आगे उन्होंने कुछ और डिसएडवांटेज लिखे हैं. द लेंडर इज लाइकली टू रिक्वायर सिक्योरिटी ओवर कंपनीज एसेट. यस, अगर आपकी सोल ट्रेडर बिजनेस है तो वो सिक्योरिटी रखवाने का बोलेगा, लेकिन कंपनी में सिक्योरिटी ज्यादातर नहीं ली जाती. द लेंडर वुड टेक पोजेशन ऑफ एसेट, वही सेम बात दोबारा करती. देयर विल बी कॉस्ट इन्वॉल्विंग सेटिंग अप रनिंग लिमिटेड कंपनी. यस, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसकी एक कॉस्ट आती है, एक अलग खर्चा आता है, एक लीगल खर्चा आता है, कुछ लोग आपको हायर करने पड़ते हैं, इवन दो आपको बिजनेस का ऑडिट भी कराना पड़ेगा, एंड सो फोर्थ. बहुत सारे अलग खर्चे होते हैं कंपनीज के जो हम लोगों ने देखे अपने पास. खैर, वापस बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. अच्छा जी, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया. पूरा 100% हमें आती थी ये सारी चीजें, कोई मसला नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर. आगे बढ़ जाते हैं. अगला क्वेश्चन बोलता है, ओके ये वाला क्वेश्चन पता है, ये इत्तेफाक से वो क्वेश्चन खुल गया है जो शायद मुझे याद पड़ता है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन करवाते हैं मैंने ये क्वेश्चन बीच में खुल के आपको करवाया भी था, लेकिन आज जब दोबारा आ गया तो दोबारा से कर लेते हैं. और दोबारा से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको पढ़ लेना चाहिए. बोलता है रानी, अब ये ही होगा, रानी इज अ ट्रेडर नहीं, शुक्र, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st. सही है, ये एग्जामिनर करता है भाई, मैं क्या करूं. अच्छा जी, बोलता है शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 टाइप ऑफ इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2020. इसने आपको क्या दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है. अच्छा, इन्वेंट्रीज अगर आप देखें तो इन्वेंट्री का आइटम है ए बी सी. इन्वेंट्री के नंबर्स हैं 110, 85, 90. इन्वेंट्री की कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है और एक्सपेक्टेड सेलिंग पर यूनिट है. तो आपको ये बात पता है कि अगर जो आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होती है और उसमें से सेलिंग एक्सपेंस को आप माइनस कर दें तो एनआरवी आ जाती है, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है. अच्छा, फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है कॉस्ट से, जो भी कम होती है उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, व्हिच एवर इज लोअर. तो पहले एनआरवी निकाल लेते हैं. 18, इसकी कितनी आ जाएगी, 19 माइनस 1 18. इसकी कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 2 18. अच्छा सुनो भाई, पहली हमारी इन्वेंट्री है. अच्छा, इसने बोला था कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ रानी इन्वेंट्री एट 31. आइटम ए जो है हमारे पास, वो मुझे किस पे वैल्यू करना चाहिए, अब आप मुझे देख के बताएं. उसकी कॉस्ट कितनी है, 17, और उसकी एनआरवी कितनी है, 18. तो विच एवर इज लोअर. तो भाई क्या कौन सी लोअर है, कॉस्ट. तो 110 मल्टीप्लाई बाय $17. तो ए की इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 1870. जो मेरा बी आइटम है उसके कितने यूनिट्स पड़े हुए मेरे पास, 85 यूनिट पड़े हुए. हर एक यूनिट किस पे वैल्यू करूंगा अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, 18 या 18. 18 पे कर ले, तो दोनों ही सेम है. तो कितना आ रहा है बेटा, 1530. उसके बाद आगे आ जाए सी, 90 यूनिट्स है, 15 की कॉस्ट है, 14 की एनआरवी है. किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 14. तो भाई मल्टीप्लाई बाय $14.
कितना आया 126 टोटल बताओ टोटल वैल्यू ऑफ रानी इन्वेंट्री कितनी बताई बेटा 466 ठीक हो गया क्लियर आगे बढ़ जाए आगे बोलता है बाद में रानी को कुछ पता लगा क्या पता लगा देखो बोलता है लेटर रानी डिस्कवर्ड दैट शी हैड एन अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ आइटम डी उसके पास एक आइटम डी भी है और अब वो क्या बोल रही है एट 31 मार्च 2020 दिस इन्वेंटरी ओरिजिनली कॉस्ट 1660 शी कंसीडर्ड द इन्वेंटरी इज टू बी ऑब्सोलीट वो क्या हो चुकी है ऑब्सोलीट हो चुकी है अच्छा इन्वेंटरी की कॉस्ट कितनी है 1600 रुपए अगर कोई इन्वेंटरी ऑब्सोलीट हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी मार्केट में वो कितने की बिकेगी एक चीज थी जिसकी कॉस्ट थी 1660 अगर वो चीज ऑब्सोलीट हो जाए एक्सपायर हो जाए वो मार्केट में कितने की बिकेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी एनआरपी 0 हो जाएगी अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो स्क्रैप वैल्यू उसकी एनआरपी है क्योंकि मार्केट में लोग कबाड़ियां खरीदेगा जो भी खरीदेगा स्क्रैप पे खरीदेगा उसको बट अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आप बिक ही नहीं सकती खराब हो जाएगी डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी तो उसकी एनआरपी कितनी हो गई 0 हो गई तो अब मुझे इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए जो ऑब्सोलीट मेरा आइटम है या उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची तो जब वैल्यू नहीं बची तो इन्वेंट्री को शो क्यों करूंगा बात समझ आती है तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट 160 थी लेकिन जब वो पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो गई है उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू का जिक्र ही नहीं है सवाल के अंदर कि यार खत्म हालत में भी कितने का बिक जाएगा तो उसकी जो एनआरबी मुझे नजर आई वो कितनी नजर आई 0 नजर आई मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे अभी कुछ सवाल नहीं पड़ा मैंने तो ऐसी पूछ रहा हूँ कि इस बात का मतलब क्या समझा अच्छा बोलता है एक्सप्लेन ओके to Rani how the value of inventory of item D affect the profit for the year ended 31st March यार प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वेंट्री क्या हो रही है बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो कम तो ये कौन सी इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करने से प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा दोनों कम हो जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लोजिंग इन्वेंट्री के तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे हाँ तो देखो सब लोग लिखो कि भाई इसकी वजह से इसकी जो जो भी वो है क्या कहते हैं यार एक कैसे पता नहीं कितनी बार बनानी पड़ेगी बेटा ऐसे याद रख लो फिलहाल के तौर पे कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके प्रॉफिट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे क्यों क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट्स गिर गए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम प्रॉफिट्स गिर गए क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएगी तो प्रॉफिट्स बड़े हो जाएंगे ऐसे सही है ये तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है पूरा उसके अंदर एरर्स के टॉपिक में पढ़ाई है पूरी बातें अच्छा तो आप क्या बोलना शुरू करेंगे इसके अंदर इसमें बोलना शुरू करेंगे द एनआरवी ऑफ आइटम डी इज लोअर देन द कॉस्ट देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंटरी will be decreased and the profit for the business will also decrease that's it. ऐसे बात करके आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आप लिखना चाहें दो बातें लिखनी है ना इसके अंदर पहली बात क्या लिखोगे ये 2 मार्क्स है ना एक मार्क्स तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा ओके ये बात तो समझ आ गई 1 मार्क्स मिलेगा इसका दूसरा मार्क्स किस बात का मिलेगा आपको आप उसको एनआरवी का जिक्र करोगे उससे कि बोलोगे जो कॉस्ट थी उससे अब चीज कम हो चुकी है एनआरवी पे आ चुकी है तो डिक्रीज हो चुकी है इन्वेंटरी और फिर उसके बाद आप बात करोगे प्रॉफिट मिल जाएगा ठीक है बेटा क्लियर आगे बढ़े बोलता है एडवाइस रानी अच्छा जी अब एडवाइस करने की बात कर रहा है दोबारा से एडवाइस रानी whether or not she should stop purchasing item D to avoid having obsolete inventory in future justify your answer by providing advantages and disadvantages वो ये बोल रहा है कि रानी को ये चाहिए कि क्या रानी को ये चाहिए वो ऐसा सवाल कर रहा है क्या रानी को ये चाहिए कि वो अपने आइटम डी को बिजनेस में रखे
या ना रखे, यानी कि अब वो आइटम डी लाए और बेचे या ना लाए और ना बेचे, सही। तो उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है उसके बारे में बात होगी। देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे। फायदा ये है कि जब वो पहले से एबीसी 3 टाइप के आइटम इस्तेमाल कर रही है, 3 टाइप के आइटम उसके पास है, चौथे टाइप का आइटम, यानी कि जितने ज्यादा टाइप के आइटम होंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा कंट्रोल करना रानी के लिए, सही है। जितने ज्यादा टाइप्स के आइटम उसके पास मौजूद होंगे उतने ज्यादा उन आइटम को मैनेज करना, कंट्रोल करना मुश्किल होगा, सही है। हो सकता है कि आपके पास 4 आइटम 4 डिफरेंट सप्लायर की तरफ से आते हो, हर सप्लायर के पीछे भागना है, हर सप्लायर के ऊपर बर्गिंग करनी है, फला फला, तो उसके लिए एक तो ये प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है कि यार 4 आइटम उसके लिए मैनेज करना मुश्किल। दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि जो आइटम डी है उसकी शेल्फ लाइफ हमें कोई बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही, यानी कि वो जो है वो हर बहुत जल्दी क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है या फिर ऑब्सोलीट हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, सही है। तो देयरफॉर हमें उसको डिसकंटिन्यू कर देने में ही अभी तक ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। लेकिन नुकसानात क्या नजर आ रहे हैं? नुकसानात ये नजर आ रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आपके कुछ कस्टमर्स हो जो आइटम डी आपसे खरीदते हो, सही है। आइटम डी आपसे क्या करते हो? खरीदते हो। अगर तुम आइटम डी नहीं रखोगे तो हो सकता है कि वो कस्टमर जो तुमसे आइटम ए बी और डी खरीदता हो, तो अब वो डी कहीं और मिल रही हो तो वहीं जाके ए बी खरीदना शुरू कर दे, यानी कि आपको एक कस्टमर को लूज कर दे, सही है। और क्या मसला हो सकता है ना रखने का? वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो एक अलग बात हो गई। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलो हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या बोलता है इसके अंदर। और ये सी पार्ट है ना हमारा, सी पार्ट पूरा एक पढ़ लेते हैं और फिर लिख लेते हैं। काम की बातें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। ओके, देखो भाई पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? द ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इज अ लॉस टू रनी बिजनेस, सही है। उसने ये बोल दिया कि ये बिजनेस के लिए लॉस है तो इसको हटा देना अच्छी बात है। शी विल विश टू अवॉइड सच लॉसेस इन फ्यूचर, अब ये दो बातें एक बार ही लिखी। होल्डिंग इन्वेंट्री नेसेसिटीज नेसेसिटेट्स स्टोरेज कॉस्ट, ओके, सही है। उसके बाद फिर बोलता है इफ रानी स्टॉप बाइंग आइटम डी शी मे हैव फंड्स अवेलेबल फॉर अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसने बोल दिया कि अगर वो डी नहीं खरीदती तो उसके पास कुछ पैसा मौजूद होगा तो वो किसी और चीज में वो पैसा लगा सकती है बिजनेस के। रानी हैड डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग ऑल 4 टाइप ऑफ इन्वेंट्री, चारों टाइप की इन्वेंट्री को मॉनिटर करने में उसको मुश्किल होती है, वही बात करता है। उसके बाद आगे बोलता है रानी नीड टू कंसिडर दैट इट मे बी रिस्की टू स्टॉक ओनली 3 of the 4 lines of inventory in future. There may be customers demand in the future for item। बोल रहा है कि भाई अगर फ्यूचर के अंदर डिमांड नहीं थी वो आ गई तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? तो यार जब जाके खरीद लेना, ये कौन सा कोई बड़ा डिसएडवांटेज है? हमें पता लग रहा है डिमांड किसी चीज की क्रिएट हो रही है, सप्लायर को बोलो हाँ भाई ये पहुंचा दे, मुझे पहुंचा देगा, तो कोई खास बात नहीं है, बट सही। कस्टमर हु हैव स्टार्टेड बाइंग आइटम डी, यस, जो पहले से आपसे डी खरीद रहे थे फ्रॉम अनदर the customers who have to start buying item D from another supplier may also buy item ABC from them। वो क्या बोल रहा है कि भाई कि अगर वो आइटम डी जो है, अगर आइटम डी जो है वो अगर किसी और से खरीदना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हो सकता है ए बी और सी बी किसी और से खरीदना शुरू करते हैं और आप कस्टमर को लूज करते हैं और प्रॉफिट को कम करते हैं, सही। तो एक जबरदस्ती का इसमें डिसएडवांटेज लिखा हुआ है और एक नॉर्मल डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, बाकी एडवांटेजेस हम लोगों ने बात कर ली। एक और डिसएडवांटेज क्या होगा ना रखने का? नहीं और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, फिर आगे बात करते हैं, अब क्या बोलता है? अच्छा जी, ओके, अब अगर आप सवाल को देखें तो अब बोलता है कि रानी जो है वो अच्छा ये जो हम लोगों ने टॉपिक किया था ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का था, मैंने हेडिंग लिखना भूल गया था। अच्छा, अब ये जो हमें बात कर रहा है ये हमें रानी एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट बनाने को बोल रहा है, यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट, यानी कि सिंगल एंट्री ही चल रहा है, एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट। चलो भाई सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। रानी क्या करती है? रानी earns advertising income by placing advertising boards in her shop window। तो फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू हर एडवर्टाइजिंग इनकम। अच्छा पहली बात याद रखिएगा ये क्या है? ये इनकम है।
सही है, ये कुछ बोर्ड बाहर लगाती हैं, सही है, अपनी दुकान के बाहर किसी भी प्रोडक्ट के, और उनसे वो पैसा जनरेट करती हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 रानी रिसीव 420 इन एडवांस एंड 300 वाज ओड टू। सही है, यानी कि आपको ओपनिंग इनकम इन एडवांस भी दी हुई है और इनकम इन अरियर्स भी दी हुई। क्लियर? अच्छा भाई, आपने बनाना क्या है, इनकम का अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर एडवर्टाइजिंग इनकम अकाउंट। ठीक है, फला फला फला। अच्छा, आपको याद है इनकम का जो अकाउंट बनता है तो हम टर्म क्या सोचना बताया है आपको, ए पी पी ए। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 19, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 19 बैलेंस बीडी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा अरियर्स और यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड्स। तो भाई अरियर्स कितने थे मुझे बताओगे ओपनिंग? 300। तो यहाँ कितना लिख दोगे? 300। यहाँ कितना आ जाएगा? 420। ये तो बच्चों वाला काम हो गया। सही है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, आगे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च रानी रिसीव अ चेक पेमेंट ऑफ टोटलिंग 6000। कितना पैसा मिला है रानी को? 6000 मिला। बैंक की वैल्यू बता दी उसने आपको? अच्छा, ये बैंक किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड? क्यों? क्योंकि जब इनकम होती है तो बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट हो रही है कितने से? 46,000। 6,000 खाली। हाँ, बैंक कौन सी डेट को रिकॉर्ड करेंगे? लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या है? 30th ऑफ मार्च, सॉरी 31 मार्च 2000। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है? आगे वो आपको बोलता है she decide to write off the amount of 300 due to her। वो बोल रही है कि 300 रुपए उसने राइट ऑफ कर दिए जो वो ड्यू कर दी। यानी कि रानी को साल के शुरू में अरियर्स कितना था? 300। यानी कि इसने किसी बंदे से पैसे कितने उठाने थे? 300 नहीं मिले। वही सब्सक्रिप्शन वाली बात कर रहा है। यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन में भी यही होता था, अरियर्स होता था, नहीं मिल पाता था। यहाँ पे भी किसी से आपने पैसे लेने थे, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने करी थी, पैसे नहीं दिए उसने, बैड डेट हो गया। तो इस बैड डेट को रिकॉर्ड क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे 300 रुपए का बैड डेट। वही बात हो गई 31 ऑफ मार्च 2000। क्लियर हो गई बात? डन है? देख लो भाई। उसके बाद फिर आगे क्या बोलता है? ऑन 31 ऑफ मार्च रानी रिसीव 500 एडवांस एंड 400 ओड टू हर। अब क्लोजिंग दे दिया उसने, तो भाई क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। 31 ऑफ मार्च 20, 31 ऑफ मार्च 20। सही है, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे बैलेंस सीडीज, बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा बैलेंस सीडी आएगा? पहले प्रीपेड का, और वहां पे कौन सा आएगा? चलो जी, तो क्या तुम लोग बता सकते हो अब अरियर्स और प्रीपेड का बैलेंस है कितना? प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सवाल में? 500। तो यहाँ 500 लिख दूं और यहाँ कितना लिख दूं? 400। अच्छा, ये आप पहले APPA करके पूरा लिख के भी बना सकते थे, लेकिन मैं एक साथ आपको लिखवाता गया, जो जो बात बोलता गया। दोनों तरीके आपको जो भी आसान लगे आप ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 31 ऑफ मार्च की इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट कैसे निकालोगे? देखो भाई, this plus this plus this plus this minus this is equal to 6320। अच्छा, ये टोटल फिगर कितनी बन रही है? जरा टोटल वाली भी बताना, क्रेडिट साइड हैवी है ना? 7120। कोई बच्चा मार्केट स्कीम में आंसर एक दफा चेक कर ले यार इसका। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में, जब तक वो लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 बैलेंस बीडी प्रीपेड का 500, और ये आ जाएगा 1 अप्रैल। सही आ रहा है? बैलेंस बीडी अरियर्स का, और वो आ रहा है 400। ये बीडी बैलेंसेस कितना जरूरी होते हैं याद रखिएगा। तो देखो, ये पूरा कंप्लीट अकाउंट बन गया। सही है, बात समझ आई?
ये बेडेड यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड किया, ये बात भी समझ आई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज रिसीवेबल हो, कोई चीज लेनी हो और नहीं मिले तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस 300 को खत्म करने के लिए कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, उसकी ऑपोजिट साइड पे। क्लियर, डन। अच्छा आगे बात कर रहे हैं सवाल में। आगे बोलता है एक्सप्लेन टू रानी द इफेक्ट। ओके, एक्सप्लेन, रानी को एक्सप्लेन करो, रानी को बोलो कि भाई द इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रिकॉर्डिंग सेल ऑफ इन्वेंट्री एज एडवर्टाइजिंग इनकम। तो ये कह रहा है, पता नहीं सवाल कैसा है ये, एक्सप्लेन टू रानी, सही है मैं कर दूंगा एक्सप्लेन, क्या करना है, द इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है रानी को बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स, ओके, ऑफ इन्वेंट्री एज एडवर्टाइजिंग इनकम। अच्छा वो बोल रहा है कि जो तुम ये सेल करते हो ना इन्वेंट्री की, अगर तुम इसको एडवर्टाइजिंग इनकम में रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, ये जो सेल्स है तुम्हारी, इसको तुम रिकॉर्ड करना शुरू कर दो कहाँ पे, एडवर्टाइजिंग इनकम में, तो ग्रॉस प्रॉफिट का इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई एक तो इंतहाई कोई फालतू सवाल है, सही है, मतलब एक तो इतना उसने मेरा दिमाग चलवाया और सवाल इतना फालतू कर रहा है, भाई क्या हो जाएगा यार, सेल्स कम हो जाएंगी, सेल्स ऊपर कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम ही हो जाएगा ना यार, सही है। लेकिन ऐसा सवाल या रानी ऐसा करेगी क्यों, उसको क्या पड़ी है ऐसा करने की यार। चलो मार्किंग स्कीम से देख के आंसर बताओ क्या बोलता है, अजीब आदमी है। यही बोलता है ना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या है, ये हम बात कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ओके हाँ जी। 4E बोलता है सेल ऑफ इन्वेंट्री आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, एडवर्टाइजिंग इनकम इज इंक्लूडेड एज एन अदर इनकम आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, if the sales of inventory are included as advertising income the gross profit will be understated। ओके सही, तो उसने बड़ी ओके डन हो गया यहां तक, देख लो बेटा इसको, क्लियर, डन, आगे बढ़े, सही है। आपने पहले क्या लिखा था इसके अंदर, अगर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि जो सेल्स है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होती है, वो सॉरी वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होती है, वेयर एज जो आपकी एडवर्टाइजिंग इनकम है वो अदर इनकम का पार्ट होती है। तो अगर आप किसी ट्रेडिंग सेक्शन की इनकम को अदर इनकम में ट्रीट कर दो तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आता है, सही है, तो उसमें भी यही लिखना है। अच्छा जी आगे बात करते हैं, अब क्या बोलता है एमपीटी लिमिटेड, ओके एमपीटी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा है, सुनना बेटा। MPT Limited prepare its financial year 30 अप्रैल, ठीक है, each year, बोलता है कि भाई द कंपनी रिटेन अर्निंग एट फर्स्ट में 14,000, ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितने का गिवन है, 14,000 का, नजर आ रहा है ना सबको, छोटा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बोलता है द जनरल रिजर्व वाज 35,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा है या क्लोजिंग मुझे नहीं पता। द जनरल रिजर्व वाज 35,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल। अच्छा ओके सॉरी, ये दो बातें मैंने एक साथ पढ़ ली, ये बात अलग है। बोलता है द कंपनी रिटेन अर्निंग एट फर्स्ट में वाज 14,000, द जनरल रिजर्व वाज 35,000, यानी कि दोनों ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है आपको, सही है, ये भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है और ये भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। फिर अलग बात शुरू करता है, बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020 द फॉलोइंग टुक प्लेस, कुछ हुई, कुछ हरकतें हुई आपकी जिंदगी में। सबसे पहली हरकत बोलता है नंबर 1, द कंपनी मेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 28,000 आफ्टर चार्जिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, यस, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो सौसी के वो सौसी में जा सकता है। 5,000 was made to general reserve, okay, a dividend of 4,500 was paid, no other dividend were payable during the year, बोला 4500 के डिविडेंड दिए, बाकी और कोई चक्कर नहीं था। MPT Limited the following balances at 30 अप्रैल, अब उसमें कुछ आपको बैलेंसेस नहीं है, वो बैलेंसेस देख लेते हैं 30 अप्रैल, यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है यूजुअली। फिक्चर्स एंड इक्विपमेंट 152,000, मोटर व्हीकल एट बुक वैल्यू 6,400, इन्वेंट्री गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, डिबेंचर गिवन है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन है, ओके। सबसे पहले बोला है कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग्स एट 30 अप्रैल, रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी है खाली, यानी कि रिटेन अर्निंग का सेक्शन बनाना है। तो भाई सबसे पहले आप बताएं ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितने की थी, कितने की,
14,000 की थी। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितने का है 28,000 का। फिर इसमें से लेस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 5,000 ट्रांसफर किया था, रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाएगा। फिर डिविडेंड्स पे करें कितने के 4,500 के, वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। बेटा आंसर बताओ 32। ये मेरी क्या आ गई, रिटेन अर्निंग की क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। ठीक हो गया, ठीक है, सही है। आगे बात करें, छाप लिया यहां तक, वेरी गुड। आगे चले, सही है। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है प्रिपेयर, ओहो ये तो बच्चों वाला काम बोल दिया इसने। बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 अप्रैल। आपने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। यार बैलेंस शीट बनाते हुए आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है, बड़ा सिंपल है। जो जो आपको बैलेंसेस उसने वहां पे गिवन है, वो सारे बैलेंसेस को आप बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं तो नॉन करेंट एसेट्स कुछ हमें सवाल के अंदर गिवन है या नहीं गिवन है, बताओ गिवन है। तो चलो भाई रिकॉर्ड करते हैं नॉन करेंट एसेट्स सबसे पहले। हाँ तो नॉन करेंट एसेट कौन से हैं बताओ। अच्छा फिक्चर्स एंड इक्विपमेंट। हाँ भाई कितने के दिए मैं आपको, अच्छा जी तो 152,000 रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद फिर और कोई नॉन करेंट एसेट है, मोटर व्हीकल है तो लिख लो मोटर व्हीकल कितने की गिवन है 60। और बताओ और कोई नॉन करेंट एसेट है, तो टोटल नॉन करेंट एसेट निकाल लो कितना आ रहा है, टोटल नॉन करंट एसेट्स कितना बेटा 212। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स पे आ जाए तो करंट एसेट्स की हेडिंग डाल लो, करंट एसेट्स। क्या इन्वेंट्री गिवन है आपको, देखो कितने की इन्वेंट्री गिवन है 30,303,000 ऐसे। अच्छा उसके बाद फिर ट्रेड रिसीवेबल्स बताओ, और उसका पीबीडी भी गिवन है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है ट्रेड रिसीवेबल का ये रहा, और पीबीडी कितना है, ठीक है। चलो तो ट्रेड रिसीवेबल कितना बताया था, कितना देखा है हमने अभी 3,15,000 सही है। और उसमें से लेस बता दो उसका पीबीडी कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है 630 माइनस करके नेट ट्रेड रिसीवेबल्स बता दो कितने आ रहे हैं 3087। ठीक है, उसके बाद और कोई करंट एसेट हमें मौजूद है सवाल में, और कोई करंट एसेट नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, अदर रिसीवेबल्स कुछ भी नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इनका बैंक देखो ना, सवाल में बैंक क्यों नहीं है, बैंक के बिना तो हो ही नहीं सकता सवाल। ओवरड्राफ्ट है, ओके बट डन हो गया, आगे बढ़ो। चलो भाई दोनों करंट एसेट का टोटल निकाल लो मेरा बेटा 61। की बात है, ये दोनों प्लस करके 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। चलो टोटल निकाल लो फिर कितना आ रहा है 2 3 6 ऐसे। ये हो गया टोटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा जी अब हम क्या क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की, है ना। शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का था 1,50,000, पक्की बात है ना, यस 1.5 लाख का था। प्रीमियम से नहीं, अच्छा प्रीमियम क्यों होगा तुम्हारे क्वेश्चन में 1.5 लाख। अच्छा जी उसके बाद फिर आगे आ जाओ, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे
रिटेन अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आ जाएगा? क्लोजिंग कितना निकाला था अभी? 32,500, रिकॉर्ड कर लो 32,500। फिर उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितने का? ओ ट्रांसफर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब जनरल रिजर्व कितना आएगा? कोई बता सकता है जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना था? जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना दिया हुआ था सवाल में? 35,000 का। मजीद कितना ट्रांसफर किया था इस साल? 5,000। तो टोटल कितना हो गया? 40,000। ऐसे ही हो गया, ठीक है। और कुछ है? नहीं है, तो टोटल निकाल दो इनका कितना आ रहा है? 222 500, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं, है ना? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मेरा बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है? डिबेंचर। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म में डिबेंचर कितने परसेंट वाला था? 5% वाला डिबेंचर था, तो ऐसे लिख दिया करो इसके आगे 5% वाला डिबेंचर है। कितना है? 20,000। ओके, तो इसको ऐड कर लो इसके अंदर, तो कितना आंसर आ गया? 24। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमने सबसे पहले ट्रेड पेबल्स लिखने हैं। ट्रेड पेबल्स बेटा कितने के हैं ट्रेड पेबल्स? ठीक है, ट्रेड पेबल्स है 24,900, ठीक है, तो यहाँ लिख लो 24,900। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओडी 6,200। चलो भाई इनका टोटल निकाल लो, 24,900 6,200 प्लस 242,500। 7,2,736। अरे यार मैं ऊपर देख रहा हूँ, 2,76,300, ऐसा ही है 273। ठीक है, तो ऊपर हमारा कितना आ रहा था? यही आ रहा था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको बैलेंस कर दिया, सही है, डन हो गई बात। तो ये आपको बैलेंस शीट बना के आप आगे बढ़े जिंदगी में। आगे क्या बोल रहा है? बोलता है द डायरेक्टर ऑफ एमपीटी लिमिटेड आर कंसीडरिंग यूजिंग जनरल रिजर्व टू रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो यार, जनरल रिजर्व जो है ना, सुनो, जनरल रिजर्व किस लिए बनाया जाता था? आपके बिजनेस के रेनी डेज के लिए बनाया जाता है, या फिर अगर आप जो है कभी कभी आपके पास पैसे मौजूद नहीं है आपके शेयर होल्डर को देने के लिए, तो आप कभी जनरल रिजर्व निकाल के कुछ पैसा दे सकते हो, क्योंकि वो उनकी इक्विटी थी, उनके ही पैसा आपने जमा किया था अपने पास। लेकिन इसकी वजह से बिजनेस के लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट्स और ये सब आप नहीं कर सकते इन पैसों से, सही है, तो उन पैसों से आप ये सब नहीं कर सकते, सीधी सीधी सी। अच्छा, बोलता है स्टेट व्हाई इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू यूज जनरल रिजर्व टू पे द बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो यार, बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं पे कर सकते? वो भी यही सवाल आपसे पूछ रहा है ना। तो याद रखिएगा, ये जो जनरल रिजर्व में पैसा होता है, ये ओनर्स इक्विटी का पैसा होता है, ये स्टेट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड हुआ होता है, इस पे ओनर्स का हक होता है। तो ओनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सवाल करेंगे, या फिर अगर हमारा बिजनेस किसी रेनी डेज के अंदर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स को से निपटने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये वो, ये सारी करने के लिए हमें ओवरड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं होती, इनको हमें यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है, सही है। अच्छा, इसका मार्क स्कीम में देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, एक नजर देख लेते हैं। 1 मार्क के लिए इसने पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं आप? 5 कर रहे हैं, उसने भी यही बोलना, तो उसे यही चाहिए। जनरल रिजर्व में नॉट बी नेसेसरीली बी मैच बाय द कैश बैलेंसेस, ये बोलना है। हाँ, मतलब वो सेम बात ही कर रहे हैं, सही। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं आगे वो क्या बोल रहा था हमसे सवाल में। आगे सवाल के अंदर बोलता है वो आपसे, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल
The calculation should be correct to 2 decimal places and should be based on closing capital employed. Okay. बोला है रोज निकालना है, रोज निकालने का फॉर्मूला तो बताओ पहले। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू, याद रखिएगा मैंने कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं लिखवाया ना कभी बोला, सही है। जब सवाल के अंदर इंटरेस्ट ना हो तब तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम होता है, लेकिन क्या इस सवाल में डिवेंचर लिया हुआ है, क्या मतलब गेम अलग है, सही है। और जरा से काम के 4 मार्क्स दे रहा है। तो अब देखो आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद, तो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ये वो प्रॉफिट होगा बिफोर इंटरेस्ट वाला। तो अब जो हमें प्रॉफिट गिवन है 28,000 रुपए का, वो आफ्टर इंटरेस्ट है या बिफोर इंटरेस्ट है? आफ्टर। तो अब मुझे क्या करना है, बिफोर इंटरेस्ट निकालना है। तो बिफोर इंटरेस्ट के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि डिवेंचर का इंटरेस्ट है ही कितना, कितने का लोन लिया भाई, 20,000। 20,000 का कितना परसेंट, 5%, 1,000 आएगा मेरे ख्याल से। कितना आएगा, 1,000, यानी कि 1,000 रुपए इंटरेस्ट की कॉस्ट है। इसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूं, बोल सकता हूँ 28,000 प्लस 1,000, तो 29,000 का प्रॉफिट होगा बिफोर इंटरेस्ट, और आफ्टर इंटरेस्ट 28,000 का हो जाएगा माइनस होने के बाद। बात समझ आती है? ठीक है। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम लोगों ने निकाला, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का था, 1.5 लाख का, प्लस रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितना आया था, अभी बैलेंस शीट बना के आए हो ना, 32,500। ठीक है। जर्नलिज्म में कितना गया, 40,000। और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में और क्या चीज आती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो डिवेंचर कितने का है, 20,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ही है, यही बनेगा फॉर्मूला। देख लो, गलत तो नहीं बोल रहा। आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ, तो 2 डेसिमल में बताओ। 11.95%। आंसर चेक कर लो कोई बच्चा। गलत आ रहा होगा तो फिर कुछ और काम करने का सोचता हूँ मैं। अब कुछ और करना पड़ेगा। हाँ तो क्या करूँ, सब्जी का ठेला लगा 96 कर दो इसको बस। ये अच्छा राउंड ऑफ करना है, वो राउंड ऑफ 96 आ रहा है 95 आ रहा है। हाँ 2 डेसिमल में तो मांगा ना। ओके, नहीं नहीं, ये सारा को कोई और काम सोच रहा है, इसने मुझे नहीं पता, मेरा काम था। आंसर तो सही आ रहा है ना हमारा, 96 हो रहा है। ये तो इसने 95 बोला, मैंने लिख दिया। सही है, तरीका यही है, तरीका यही है। बात समझ आती है, क्लियर हो गई बात? सही है, आगे बढ़े। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हो, एक तो डायरेक्टर को बड़े प्रॉब्लम है। बोलता है द डायरेक्टर आर कंसिडरिंग इंक्रीजिंग डिविडेंड इन 2021 एज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन, एज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, वो ये कह रहा है कि उसको ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज करना है। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है। इसको इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को बड़ा या छोटा, बड़ा, और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, छोटा। तो मेरे पास आंसर आएगा फिर इस तरीके से, बड़ा बड़ा आंसर होता जाएगा। तो अब जितनी भी मैं कमेंटिंग करूंगा इन दोनों चीजों के बारे में सोचूंगा, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कम कर दिया जाए या प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए। अब भाई कैसे बढ़ाएंगे, देखिए पहले इनकी बात करते हैं। बोलता है एडवाइस द डायरेक्टर हाउ द रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो सकता है यार, सेल्स बढ़ाओ, मार्केटिंग करके सेल्स बढ़ाओ, प्रॉफिट्स करो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करो, कॉस्ट प्राइस डिक्रीज करो, एक्सपेंसेस पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करो। इन सबसे क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा। इन सबसे क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर कम कैसे कर सकते हो, डिनोमिनेटर में है क्या, सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं। लोन की रीपेमेंट कर दो। हम ये नहीं बोल सकते शेयर होल्डर से उनसे शेयर लेके उनको पैसा वापस कर दो, मतलब अजीब सी बात है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पैसा कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते। सही है। रिटेन अर्निंग, ये तो सारे रिजर्व्स हैं आपके अपने बनाए हुए, रिजर्व्स को कम नहीं करोगे तो बेवकूफाना बात नहीं करोगे, बोलोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे कर दो। सही है, डन। बात समझ आई। मार्केट सीन में देखते हैं क्या बोलता है एग्जामिनर। ओके,
बोलता है इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैसे लिखा हुआ है इसमें आंसर, बेसिक स्टेटमेंट और एक्सपेंशन ऑफ बेसिक स्टेटमेंट, ओके, वेज टू इंक्रीज प्रॉफिट। अच्छा, उसने भी बात यही करी है, वेज टू इंक्रीज प्रॉफिट और वेज टू रिड्यूस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम लोगों ने भी यही बात करी थी कि करना यही है, न्यूमरेटर बढ़ाना है और डिनोमिनेटर कम करना है। न्यूमरेटर में हम क्या रखते थे, प्रॉफिट्स, डिनोमिनेटर में क्या रखते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है। अच्छा जी, अब वेज देखते हैं, इंक्रीज द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। आगे बोलता है अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा यार, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे, कॉस्ट प्राइस कम करोगे तभी बढ़ेगा। हाँ जी, आगे सुने, रिड्यूस एक्सपेंसेस, बेटर कंट्रोल नया एक्सपेंसेस। बोलता है इंक्रीज अदर इनकम, ओके, अदर इनकम आप बढ़ाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर बोलता है इंक्रीज डिविडेंड, सो रिडक्शन इन रिजर्व। उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिख दिया कि आप ज्यादा डिविडेंड दो, तो ज्यादा डिविडेंड देने से जो आपका रिटेन अर्निंग होगा वो कम हो जाएगा, तो रिटेन अर्निंग का तो इवेंचुअली कैपिटल एम्प्लॉयड कम, सही है। एक उसने तरीका बताया, दूसरा तरीका उसने ये बताया रिड्यूस नॉन करेंट लायबिलिटी, आप नॉन करेंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर दें, रिड्यूस कर दें, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। वेज टू यूज कैपिटल एम्प्लॉयड मोर इफेक्टिवली, कंबाइन लोअर कॉस्ट विद हायर सेल्स, सेल ऑफ सरप्लस, इनएफिशिएंट एसेट दैट जनरेट फला फला। ये वही नॉर्मल बातें लिखी हुई जो हम लोगों ने बात करी है, टोटल 5 मार्क्स का, सही है। तो 5 मार्क्स के अंदर हम लोगों ने ये सारी बातें करी हैं और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ये मेरे ख्याल से पेपर ही खत्म हो गया, तो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया ये, 5 तो थे तो 5, चलो। तो ये हम लोगों ने ये वाला एक पूरा कंप्लीट पास बिट सॉल्व करा है, जो कि आपका जो ईयर था वो कौन सा था, 7707, और ये आपका पेपर 2 वेरिएंट 1 मई जून 2020 का सवाल, सही हो गया।